हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक 8 क्लास का होगा और ये 8 क्लास का टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। आज हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, क्लास 8 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम समझने के पहले हम लोग समझते हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज वो जो हमको अपने सराउंडिंग से मिलता है ना। रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? जो अपने सराउंडिंग से हमको ऑब्टेंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज हमारे चारों तरफ जो पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देखिए, मैंने वही पहले आपको बताया है कि इट इज़ द सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच वी कैन बेनिफिट इन द सम वे, है ना। अलग अलग तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और फाइनली उस रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं, अपने लाइफ को अच्छे ढंग से सर्वाइव करते हैं। ओके, तो ये 2 टाइप का रिसोर्सेज देखिए आपको बताया गया है। एक है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलता है, एक है मैन मेड रिसोर्सेज जो हम सिंथेसाइज करते हैं, है ना। जो हम अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन करके हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम लोग देखें तो क्या बोला गया है कि समथिंग बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो डायरेक्टली हमको नेचर से मिलता है। जैसे क्या? जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया। आप इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, है ना। ये सारे चीज़ जो है वो अपने आप बनता है। ओके, और नेचुरल रिसोर्सेज को देखिए हम बांट भी सकते हैं। 2 टाइप का बताया गया है एक है इनएग्जॉस्टेबल और एक है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जो ख़त्म नहीं हो सकता है ना। मतलब ये रिन्यू करता है। ये क्या करता है? रिन्यू करता है। और एग्जॉस्टेबल जो होता है ना वो क्या होगा? नॉन रिन्यूअल भी बोलते हैं इसको हम लोग। ये हो गया नॉन रिन्यू, है ना। मतलब एक जो बार बार अपीयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल या फिर रिन्यूअल। उसी को हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल। जैसे क्या? जैसे विंड हो गया, सनलाइट हो गया, सन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एयर हो गया। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है। मतलब हमारे सराउंडिंग्स में ऑलरेडी पहले से ये प्रेजेंट है। ओके, वहीं पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं एग्जॉस्टेबल का, तो एग्जॉस्टेबल क्या होता है? जो फिनिश हो जाएगा, बहुत लिमिटेड है ना। देखिए, रिसोर्सेज दैट नेचुरली बट लिमिटेड, मतलब या तो इसके बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है या फिर ये फिनिश हो गया तो फिर वापस आएगा नहीं। जैसे फॉसिल्स फ्यूल इसी से बिलोंग करता है। इवन फॉरेस्ट देखिए दिया गया है, तो फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूअल है, लेकिन ये बहुत ही लंबा समय लेता है। फॉरेस्ट काफ़ी लंबा समय लेता है अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, तो इसीलिए इसको नॉन रिन्यूअल में डाला गया है। ओके, तो आपने समझा कि 2 टाइप का रिसोर्सेज हमारे तरफ अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग्स में। एक है नेचुरल रिसोर्सेज और एक है मैन मेड रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्या बताया? द रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली। ये 2 टाइप का होता है, इनएग्जॉस्टेबल या रिन्यूअल, और एक हो गया एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल या रिन्यूअल कहने का मतलब ये इतना इनफ है कि ये फिनिश नहीं होगा, है ना। जैसे सॉइल हो गया, क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है। ओके, अगर मान लो हम लोग एयर की बात करें, इनएग्जॉस्टेबल है। अगर हम लोग सन की बात करें, इनएग्जॉस्टेबल है। ये फिनिश नहीं होने वाला है जल्दी। लेकिन एग्जॉस्टेबल में क्या हो जाएगा? जो नॉन रिन्यूअल है, जो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकता है, अगर ये ख़त्म हो गया तो दोबारा बनने में या तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसको, या फिर बनेगा ही नहीं। ओके, जैसे क्या? जैसे कम समय लेगा, बहुत ज़्यादा समय लेगा तो फॉरेस्ट हो गया। जैसे मिनरल हो गया, कोल हो गया, तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा समय लेता है। ओके, तो ये 2 टाइप का रिसोर्सेज हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग मैन मेड को देखते हैं तो देखिए, मैन मेड कंजम्पशन के लिए होता है और ये नॉट अवेलेबल इन नेचर जनरली। ये मतलब नेचर में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक, है ना, फर्टिलाइज़र, ये सब नेचर में अवेलेबल नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, इसके पहले एक चैप्टर आपको बताया गया था ना, सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसमें क्या था? आपको मैनमेड भी बताया गया था और ये नेचुरली भी बताया गया था आपको।
तो जितने भी मैनमेड प्लास्टिक्स वगैरह थे या सिंथेटिक फाइबर जो थे वो सब क्या थे, मैनमेड थे, मतलब वो नेचुरल अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। देखिए कोल और पेट्रोलियम जो होता है और नेचुरल गैस, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, लिमिटेड है ना। और किस फॉर्म में पाया जाता है, तो फॉसिल्स फ्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। ये फॉसिल्स क्या चीज़ होता है, देखो डेड और डिकेड रिमेन्स होता है हमारे एंसेस्टर का। फॉसिल क्या होता है, डेड और डिकेड रिमेन्स होता है हमारे एंसेस्टर का, जो पहले हमारे पूर्वज जो थे उसके साथ ये अवेलेबल था, लेकिन अभी के डेट में वो अवेलेबल नहीं है, अभी वो बन नहीं सकता है। अवेलेबल है लेकिन अभी वो उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, उसका मॉडिफिकेशन हो गया है, नेचुरल मॉडिफिकेशन हो गया है उसका, और मॉडिफाइड होकर के वो क्या हो गया, फॉसिल्स हो गया है। जनरली फॉसिल्स वैसे ही प्लांट और एनिमल्स या फिर माइक्रोब्स के होते हैं जो अभी के दौर में अवेलेबल नहीं है, फॉसिल हम लोग उसी को बोलेंगे। ओके, तो ये क्या हो सकता है, डेड पार्ट हो सकता है, उसका रिमेन्स हो सकता है, कभी कभी आपको कंप्लीट प्रिजर्व्ड फॉसिल्स भी मिलता है, जैसे आप पढ़े होंगे इसके बारे में, जैसे मैमथ है ना, मैमथ जो था वो क्या था, कंप्लीट फॉर्म में फॉसिल्स मिला था, है ना। तो फॉसिल्स वही होता है, और यही फॉसिल्स जब कार्बोनाइज्ड हो जाता है, जब नेचुरल फिनोमेनन के द्वारा इस फॉसिल्स का मॉडिफिकेशन होता है, तो वो फ्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। वही है, देखिए फ्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय फॉसिल्स, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स फ्यूल। तो फॉसिल्स तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग को मेन टॉपिक आपको यहाँ देखना है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ फ्यूल के बारे में। देखो फ्यूल वो जो किसी भी सिस्टम में रॉ मटेरियल्स के जैसा काम करता है ना। जब हमारे बॉडी में, या फिर हम अगर मान लो सिंपल वे में कहें, तो अगर हम किसी चीज़ से ऑब्टेंड कर रहे हैं एनर्जी को, तो एनर्जी को ऑब्टेंड करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट रॉ मटेरियल्स इज कंसिडर्ड एज फ्यूल। उसी रॉ मटेरियल्स को हम लोग फ्यूल बोलते हैं। ऐसे जनरल सेंस में हम लोग फ्यूल किसको बोलते हैं, कि मान लो आप पेट्रोल हो गया या फिर कोई चीज़ को कम्बशन करवाना चाहते हो, तो उस कम्बशन करने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ऑब्टेनिंग जो सबस्टांस होता है उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। ओके, तो देखिए वही है, इफ़ एनी सबस्टांस दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब हीट लाइट होगा तो क्या होगा, कम्बशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि कम्बशन के फॉर्म में हीट और लाइट रिलीज करता है, तब हम उसको बोलेंगे फ्यूल्स के रूप में, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कोल एंड पेट्रोलियम, ये फ्यूल के रूप में यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, फ्यूल का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा वही है। देखिए फ्यूल को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर, है ना। जैसे देखो सॉलिड फ्यूल नाम से पता चल रहा है कि ये कैसा फ्यूल होगा, जो सॉलिडिफाइड होगा, जैसे कोल हो गया, फायरवुड हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, है ना। डंग केक भी आप बोल सकते हो, डंग केक आप बोल सकते हो। ये सब क्या है, सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज होता है हमारे सराउंडिंग्स में, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, उसके बाद आ गया लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल क्या होता है भाई, तो ये वोलाटाइल लिक्विड का होता है। वोलाटाइल लिक्विड कहने का मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लेस हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है ना, उसी को हम लोग वोलाटाइल फ्यूल ये कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। ओके, तो ये वेपर प्रोड्यूस करता है, और जो बर्न करता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। जैसे क्या हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। आप देखते होंगे पेट्रोल को अगर आप अपने हाथों पे रखो तो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट कर जाता है। क्यों भाई, क्योंकि उसका जो वेपर है ना, दैट वेपर एबल टू बर्न एंड प्रोड्यूस एनर्जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। उसी तरह से आ गया गैसियस फ्यूल। ये देखो, अगर हम लोग सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल को देखेंगे, तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा गैस का होता है, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, फ्यूल की कैपेसिटी उतनी हाई होगी। यही वजह है कि गैसियस फ्यूल का एनर्जी एफिशिएंसी बहुत हाई होता है, जबकि लिक्विड फ्यूल का कंपैरेटिवली कम, और सॉलिड फ्यूल का सबसे कम। देखोगे एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड
बाई कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल, यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल, है ना। मतलब कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर फ्यूल को आप बर्न करते हो और उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी निकलता है उसके 1 ग्राम से या 1 kg को बर्न करने पर, सो दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा? गैस का, उसके बाद होगा लिक्विड का और सबसे कम होगा सॉलिड का। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू आप समझ गए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अ पर्टिकुलर फ्यूल आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। यूनिट अमाउंट करने का मतलब 1 ग्राम या 1 kg उस फ्लूइड को जलाइएगा ना, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग अब। तो देखिए गैसेस फ्लूइड के बारे में क्या बताया गया है कि द फ्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। जैसे क्या हो गया, नेचुरल गैस में क्या होता है? तो मीथेन होता है। देखिए इसमें क्या होता है? मीथेन, फॉर्मूला होता है CH4, है ना। उसी तरह से बायोगैस है, आप देखिए बायोगैस जो कि निकलता है किससे? गोबर गैस भी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो बायोगैस में भी देखिए मीथेन पाया जाता है। इसमें भी आपको मिलेगा क्या? मीथेन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ये सब चीज़ आपको बायोगैस में मिलेगा, है ना। उसी तरह देखिए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है ना। काफ़ी अच्छा फ्यूल माना जाता है ये। तो इसमें भी मीथेन ही रहता है, चूँकि नेचुरल गैस है तो मीथेन ही रहेगा। और कोल गैस, जब आप कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ोगे ना तो ये गैस निकलेगा, कोल गैस। वुड गैस भी होता है, जब वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ेंगे हम लोग तो वुड गैस मिलेगा। ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। ओके, तो हम लोगों ने क्या समझा कि 3 टाइप का बेसिक फ्यूल्स होता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है और गैस का सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का सरफेस एरिया कम है, लिक्विड का सरफेस एरिया उससे ज़्यादा है और गैस का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू मैंने क्या बताया कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 ग्राम या 1 kg फ्यूल को जलाने पे पैदा होता है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है फ्यूल का। बिल्कुल, आज के दौर में हम लोग जितने भी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं वो सब चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कौन देगा? फ्यूल देगा, है ना। इवन आप खाना भी खाते हो तो आप क्या है, खाना जो खाते हो वो फ्यूल के रूप में आप लेते हो और वो आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो वही देखिए किसके लिए यूज़फुल है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुकिंग के लिए, हेल्थ हीटिंग के लिए। किसी चीज़ को हीट करना है तो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, है ना, बिना फ्यूल के आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका, रॉकेट और स्पेस व्हीकल में भी देखिए फ्यूल का यूज़ किया जाता है ना। तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल का यूज़ होता है वो क्या होता है? लिक्विड फ्यूल, जैसे पेट्रोलियम हो गया, है ना। लिक्विड फ्यूल मैं सीधे लिख देता हूँ, बहुत टाइप का लिक्विड फ्यूल होता है, डीजल्स भी हो सकता है। लिक्विड फ्यूल मेन रूप से इसके यूज़ किया जाता है और साथ में यूज़ किया जाता है CNG भी, है ना। कुकिंग के लिए हम लोग जो जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुकिंग के लिए जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो LPG बोलते हैं उसको हम लोग। क्या हो गया? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मेन रूप से मिलेगा आपको ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना। यही आपको इसमें रहता है LPG में, है ना, जिसको जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें देखिएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो होता है ना, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। तो इसमें जबकि आप देखते होंगे LPG स्मेल करता है ना, तो उसमें कुछ स्मेलिंग एजेंट मिला दिया जाता है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। ये क्या है? स्मेलिंग एजेंट है। ये क्या है? स्मेलिंग एजेंट है किसका?
एलपीजी का। इसकी वजह से आप लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ एलपीजी अगर लीकेज कर जाए ना, मतलब अगर मान लो उसमें कोई स्मेलिंग एजेंट नहीं रहे और वो लीकेज कर जाए तो ये हवा में बहुत तेज़ी से आग पकड़ सकता है ना। जब स्मेलिंग एजेंट हम उसमें मिला देते हैं तो इससे क्या होता है कि आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि कहीं पे एलपीजी लीकेज कर रहा है और आप प्रिकॉशन ले लेंगे, इससे आग लगने की संभावना घट जाएगी, है ना। ओके, और क्या भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मैंने बताया है इंडस्ट्रियल यूज है। रॉकेट में यूज़ किया जाता है बेसिकली लिक्विड, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा आप। ओके, रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट वगैरह में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई है आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो देखो, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, पॉइजनस गैस नहीं निकलना चाहिए जब ये जले तो, शुड नॉट इमिट पॉइजनस गैस, शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब सीवी वैल्यू जो होगा वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आसानी से ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग होना चाहिए इसका, आप आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और क्या, कोई बैड ओडोर नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल बैड ओडोर होगा तो आप यूज़ नहीं करोगे जनरल वे में। और क्लीन होना चाहिए, मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए, शुड बी प्रोड्यूस्ड नो मेनी एसेस, है ना, मतलब इससे कोई हार्मफुल गैस या फिर इससे कोई, इसका कोई ऐस नहीं बचना चाहिए। जनरली आप देखते हो वुड वगैरह जलाते हो या फिर डंग केक जलाते हो तो उससे ऐस बनता है ना, लेकिन आप एलपीजी जलाते हो तो ऐस नहीं बचता है उसका, मतलब वो क्लीन फ्यूल है। ओके, और क्या, शुड बी इग्नीट इजिली एट रूम टेम्परेचर, है ना। इग्निशन टेम्परेचर एक टर्म है, देखिए मैं ये भी बता दूं आपको, इग्निशन टेम्परेचर। देखो, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक फ्यूल जलना शुरू कर देता है। इट इज मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट बर्न, है ना। ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे एक फ्यूल जलना शुरू करे, उसको बोलते हैं हम लोग इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर इग्निशन टेम्परेचर कंट्रोल होगा तभी तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, तो ये सब क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टीज, एक अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गुड फ्यूल का। क्या क्या, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कोई पॉइजनस गैस रिलीज नहीं होना चाहिए, उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, आसानी से ट्रांसपोर्टिंग होना और उसका हैंडलिंग करना चाहिए, बैड ओडोर उससे नहीं निकलना चाहिए जब वो जले तो, या फिर ऐसे भी। और क्या, कोई ऐसे जिससे प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब क्लीन फ्यूल होना चाहिए। और क्या, कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के अगल बगल ही होना चाहिए, जिससे आप आसानी से इसको हैंडल कर सको। ओके, चलिए अब हम लोग फ्यूल में आ गए। फ्यूल में सबसे पहला फ्यूल जो हम लोग को पढ़ना है वह कोल। आज के वीडियो में कम से कम हम लोग कोल के बारे में जान जाएंगे। ओके, तो देखिए कोल क्या होता है। देखो, इट इज़ फॉसिल फ्यूल। मैंने पीछे भी बताया कि कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। डेड प्लांट का प्रोडक्ट माना जाता है। जो प्लांट डेड कर गया और वो बरीड हो गया आपके अर्थ सरफेस के अंदर, लंबे समय तक वो बरीड रहा, तो उसका कार्बोनाइजेशन हो जाता है, उसमें कार्बन का अमाउंट बढ़ने लगता है ना, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, और वो कन्वर्ट कर जाता है सॉलिड फ्यूल में, दैट इज कोल। वही है, देखिए, मैटर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, है ना, इसी प्रोसेस से वो कोल बन गया है। ठीक ना। अब देखो नीचे मैंने बता दिया है कि हाउ डज इट फॉर्म्स, कैसे बनता है ये। देखो, कोल इज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस बाई डेड और डिकेइंग प्लांट मैटर, है ना। जनरली इसका सोर्स क्या है, डेड और डिकेड प्लांट मैटर से ही कोल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए, कोल मेनली कंटेन कार्बन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। बिल्कुल, है ना, मैंने अभी बताया ना कि कोल में कार्बन का अमाउंट जो होता है, डेड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट जो होता है ना, उसमें कार्बन का अमाउंट बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन और जियोलॉजिकल एक्शन। तो इसकी वजह से जो उसमें चेंजेज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, है ना। और वो बरीड हो जाता है अर्थ सरफेस के एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, और जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे ये बरीड फॉर्म में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल माइंस बोलते हैं।
और इसी कोल माइन से हम लोग कोल को ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए सॉरी, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ कोल क्या है। देखिए कोल के कंपोजिशन में आपको क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और सल्फर मिलेगा। देखो स्पेशली ये मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कार्बन, ठीक ना, और सल्फर मिलता है। सल्फर की वजह से इससे क्या होता है, हार्मफुल गैस निकलता है। जब कोल को आप जलाते हो ना तो उससे हार्मफुल गैस निकलता है, वो सल्फर की वजह से निकलता है। अब कोल माइनिंग अगर देखें तो क्या है, कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद द प्रोसेस ऑफ कोल माइनिंग, है ना। कोल को हम लोग जो बरीड कोल जो है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग माइनिंग करते हैं। तो देखिए दो टाइप का माइनिंग आपको बताया गया है, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है आपका, तो ओपन कास्ट माइनिंग जो होता है ना वो इस डायरेक्शन में किया जाता है, इस तरह से, मतलब उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो कुछ इस तरह से रन करता है ओपन कास्ट माइनिंग। जबकि अंडरग्राउंड माइनिंग है, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो अंडरग्राउंड माइनिंग जो होता है वो ऐसे चलता है, नीचे की तरफ चलता है, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग। ओके, तो ये यही है, देखिए कोल एक्सट्रैक्टेड नियर द अर्थ सरफेस, है ना, ये अर्थ सरफेस है तो अर्थ सरफेस के अगल बगल ही कोल का एक्सट्रैक्शन होता है। और अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, अर्थ सरफेस के बहुत नीचे चले जाते हैं हम लोग, वही है कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ओके, तो ये दो टाइप का कोल माइनिंग किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल का। जब आप माइनिंग करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप का कोल ऑब्टेन्ड होता है। जैसे देखो एक होता है पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, स्टीम्ड कोल्ड, एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट। देखो बेसिकली ये आपको याद रखना है, पिट याद रखिए, लिग्नाइट याद रखिए, बिटुमिनस याद रखिए और एंथ्रासाइट याद रखिए, है ना। तो आप अगर क्वालिटी देखोगे तो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट की, ये बहुत ही हाई लेवल का कार्बन कंसिस्ट करता है। उसके बाद होता है बिटुमिनस का, ओके, उसके बाद आपको मिलेगा लिग्नाइट का और तब मिलेगा आपको पिट का। ओके, तो ये है वैरायटी ऑफ कोल। क्यों ये वैरायटी मैंने बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज जितना अच्छा वो कोल उतने अच्छे वैरायटी का। तो सबसे अच्छा परसेंटेज किसका होता है, एंथ्रासाइट का, उसके बाद बिटुमिनस का, उसके बाद लिग्नाइट का, तब होता है पीट का। पीट का सबसे लोअर क्वालिटी का कोल माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ कोल। बहुत आसान है ये यूजेज ऑफ कोल। हम लोग क्या करते हैं, तो फूड वगैरह कुक में हेल्प होता है। अब तो ज़्यादा यूज नहीं होता कोल का फूड में, लेकिन पार्टीज़ वगैरह में आप देखिएगा जनरली कोल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और क्या, थर्मल पावर प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, कोल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को हीट करके उसके बाद उससे टरबाइन चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोल का यूज़ है। प्लस डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ किया जाता है। ओके, और पहले, अब तो नहीं किया जाता, लेकिन रेलवे इंजन वगैरह चलाने में, स्टीम इंजन जो था ना, उसको चलाने में कोल का यूज़ किया जाता था। ओके, तो ये है बेसिक यूजेस किसका, कोल का। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो हम लोग कर लेंगे जिसमें हम लोग बात कर लेंगे क्या, कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ लेंगे, और फिर उसी में हम लोग पेट्रोलियम को डील करने का मैं कोशिश करूँगा आपके सामने। तो मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप जा कर के एनसीईआरटी भी पढ़िए, लाइन बाय लाइन उसको भी पढ़ना है। इवन आप साइड बुक भी पढ़ सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर बताइए इस वीडियो चैनल के बारे में, और उनको भी प्रेरित कीजिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे आशा है कि आपने तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।